चारों दोस्त तिमारपुर को अलविदा कहकर वहां से चल पड़े। पर वे नहीं जानते थे कि तिमारपुर जिस अभिशापित आत्मा के लिए चर्चित था, वो आत्मा स्वयं तिमरा के रूप में उनके साथ चल रही थी। जैसे ही सब दोस्त राजकुमार की मूर्ति से आगे निकल कर आए कि अचानक न जाने कहां से भयंकर काले बादलों ने आसमान को यूं ढक लिया कि लगने लगा मानो शाम ढलने वाली हो। चारों तरफ अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ उड़ते सूखे पत्ते दोस्तों के शरीर से टकराने लगे। धूल भी इतनी जबरदस्त उड़ रही थी कि उन दोस्तों को अपनी आंखों को खोलने में भी दिक्कत हो रही थी। वैसे तो विशाल और गौरव ने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था, पर धूल की परत इतनी तेज थी कि चश्मे को ढक रही थी, जिससे उन्हें आगे का कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो लड़की बोली, मेरे पीछे संभल संभल कर आते जाइए, मुझे मालूम है मेरे गांव का रास्ता, आप सब मेरे पीछे चलते रहिए। सब दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से उस तेज आंधी तूफान के बीच उस लड़की की ओर देखा जो उन्हें एक और आने का इशारा कर रही थी। चारों दोस्त गिरते पड़ते उसी के ओर पीछे चले जा रहे थे। करीब 10 मिनट बाद हवाएं रुक गई और तूफान बिल्कुल शांत हो गया, पर बादल पहले की तरह ही छाए हुए थे। देवजीत ने कहा, हम तो कुछ छतरी वगैरह भी नहीं लाए, बादलों को देखकर लगता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। शशांक बोला, इसलिए तो मैं कह रहा था कि अब हमें इस लड़की के घर ही रुकना पड़ेगा। विशाल ने असहमति जताते हुए कहा, पर शेखर बेचारा वहां पेड़ के नीचे हमारा इंतजार कर रहा होगा, उसका क्या, वो अकेला घर कैसे जा पाएगा। पर शशांक पर तो तिमरा का भूत सवार था। उसका जादू पूरी तरह से शशांक पर चढ़ चुका था। वो लापरवाही से कहने लगा, ओफो शेखर कोई बच्चा थोड़ी है, नहीं वो आराम से पहुंच जाएगा हवेली तक, समझो मेरी बात को। अब गौरव ने भी भड़कते हुए कहा, लेकिन शेखर को कैसा पता चलेगा कि आज रात हम किसी अनजान गांव में रुकने वाले हैं, वो तो हमारा इंतजार करता रहेगा बेचारा वहां। तभी शशांक ने जोर से कहा, शेखर क्या पागल है जो इतने घने बादलों के बीच हमारा इंतजार करता रहेगा, वो अब तक चला भी गया होगा हवेली, इसलिए आप तुम सब शेखर की चिंता छोड़ो और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। सब खामोश हो गए और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब अंधेरा कुछ ज्यादा हो चला था, सब धुंधला सा हल्का सा दिख रहा था। करीब आधे घंटे चलते रहने के बाद वो लड़की एकदम से रुक गई, फिर बोली, लीजिए हमारा गांव तो आ गया, आप सबका बहुत स्वागत है इस गांव में। सब दोस्तों ने चैन की सांस ली और फिर आगे बढ़ने लगे। वहां बहुत ही कम रोशनी थी, कहीं कहीं से तो धुआं उठता दिखाई दे रहा था। देवजीत ने उस लड़की से पूछा, यहां आपके गांव में कोई नजर नहीं आ रहा, क्या यहां कोई दूसरा नहीं रहता। तभी सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति छोटा सा दिया लेकर आ रहा था और युवती को देखते ही बोला, क्यों री बावली, कितनी रात हो रही है, अब तक कहाँ घूम रही थी तू। उस लड़की ने धीमे से कहा, मैं तो इन मेहमान को लाने में लगी थी बापू, बस इसलिए देर हो गई। तभी शशांक बोल उठा, वैसे कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई, अभी शाम के 6 ही बजे होंगे, और क्या। तभी देवजीत ने दिए की रोशनी में अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में टाइम देखने की कोशिश की, और जैसे ही उसने टाइम देखा वो जोर से चिल्लाया, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, घड़ी में तो रात के 1 बजने वाले हैं। क्या 1 बज रहे हैं, लगता है तुम्हारी घड़ी पागल हो गई है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है, अभी तो ज्यादा से ज्यादा 6:30 बजे होंगे बस, शशांक ये चिल्लाते हुए बोला। देवजीत भी शशांक पर बरस पड़ा, तो जरा अपनी घड़ी पर न तो नजर डाल ले, खुद ही देख ले क्या टाइम हुआ है। तो शशांक और गौरव विशाल ने अपनी घड़ियों पर नजर डाली। उस थोड़े से प्रकाश में उन्होंने जैसे ही घड़ी की डायल में टाइम देखा, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सचमुच रात के 1 बज रहे थे। देवजीत ने मरियल सी आवाज में कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो कुछ देर पहले हम तिमारपुर में घूम रहे थे तो दोपहर ढल रही थी, फिर इतनी जल्दी आधी रात कैसे हो गई, क्या हमें कई घंटे लग गए तिमारपुर से इस लड़की के साथ इस गांव में पहुंचने में। अचानक ही सामने खड़ा हुआ बूढ़ा भयंकर अठास लगाने लगा जोर जोर से,
हा हा हा। उसके हाथ में पकड़े हुए दिए की लो एकदम से मशाल की तरह जलने लगी और चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। इस रोशनी में सब कुछ अच्छी तरह से दिख रहा था। चारों दोस्तों उसका शरीर देखते ही थर थर कांपने लगे। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि तिमारपुर का रास्ते बताने वाला वही बूढ़ा किसान था जो तिमारपुर आते समय उन्हें जंगल में मिला था। अचानक ही देवजीत की निगाह अपनी बगल में खड़ी हुई उस लड़की पर गई। वो लड़की एक भयानक से साए के रूप में बदल चुकी थी। उसकी लाल लाल दहकती हुई अंगारे जैसी आंखें जैसे मौत का नियंत्रण दे रही थी। उसने जहरीली हंसी हंसते हुए सरसराती हुई आवाज में कहा, तिमारपुर आना चाहते थे ना तुम सब? यहाँ आकर मेरी और मेरे परिवार की बर्बादी का तमाशा देखना चाहते थे ना? लो अब देख लो जी भर के तिमरा और उसके तिमारपुर को। और कहते कहते तिमरा ने अचानक ही अपने नुकीले पंजों को हवा में लहराया और उसके सामने शेखर और हारिया के मृत शरीर लाकर गेड़ दिए। चारों दोस्त भय से चीखते हुए वहां पर जमीन पर बैठ गए। उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल गुम हो चुकी थी। वे सब पागलों की तरह जोर जोर से चीखते हुए चले जा रहे थे। इन दोस्तों की चीखों के साथ साथ तिमरा और उसके बाप के भयंकर आवाजें पूरे वातावरण में गूंज रही थी। तभी देवजीत की नजर कुछ दूरी पर बनी हुई राजकुमार की मूर्ति पर पड़ी जो तिमारपुर में थी। देवजीत हैरानी से इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाते हुए बोला, तो क्या हम तिमारपुर पहुंच गए? बूढ़ा जोर से बोला, पहुंच गए का क्या मतलब? तुम सब दोपहर से यही तिमारपुर में भटक रहे हो और अब मरने के बाद तुम हमेशा के लिए तिमारपुर में भटकते रह जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। तभी गौरव भी बड़ा डरते हुए बोला, पर ये कैसे पॉसिबल है? हम तो तिमारपुर से निकलकर कितनी दूर चले गए थे, एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर हम वापिस कैसे लौट आए यहाँ? तिमरा ने खून जमा देने वाली आवाज में कहा। तिमरा ने अचानक और जोर से ताली बजाई और बोली, जरा यहाँ तो आओ मेरे कुमार, हमारे मेहमान बड़ी उलझन में हैं। तिमरा के ताली बजते ही सामने एक धुएं का गुबार सा फैल गया और उस गुबार में से नजर आने लगा राजकुमार। देवजीत चीख उठा, ये तो वही राजकुमार है जिसकी मूर्ति अभी मैंने बाहर देखी थी, वो रही। देवजीत की बात अधूरी रह गई क्योंकि उस जगह से मूर्ति गायब थी। अब तो सारे दोस्तों की हालत खराब हो गई थी। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और इन दोस्तों की तरफ बढ़ते हुए अजीब सी रहस्यमय आवाज में बोला, तुम सबको राजा साहब ने भेजा है ना अभी तक उनका जी नहीं भरा जो तुम सबको हमारी शांति भंग करने के लिए बेच दिया। पर अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी अपनी तलवार से तुम सबको काट कर यहीं तिमारपुर की मिट्टी में दबा दूंगा। अचानक ही देवजीत होश में आते हुए जोर से चिल्लाया, भागो भागो, यहाँ से ये लोग हमें मार डालेंगे। शशांक ने भागते हुए कहा, पर हम कब तक इनसे भागकर बच पाएंगे? ये तो आत्माएं हैं, हमें पकड़कर मार डालेंगी। देवजीत ने भागते हुए समझाया, हमें इनसे बचने की कोशिश तो करनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि अगर हम तिमारपुर का एरिया पार कर जाएंगे तो ये आत्माएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विशाल और गौरव भी अपनी पूरी ताकत से वहां भागने में लगे, पर तीनों आत्माएं पलक झपकते ही उनके सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उन आत्माओं के भयंकर आठास से चारों दोस्तों के कान फटने लगे। सब बुरी तरह से रोने बिखरने लगे। सबको अपनी मौत नजर आने लगी। सब अपने आप ही कोसने लगे कि क्यों चले आए यहाँ तिमारपुर। तिमारपुर उन्हें मारने के लिए इंतजार कर रहा था क्या? सारे दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऊपर वाले से अपनी जिंदगी की दुआ मांगने लगे। तीनों आत्माएं अब उनके सिर पर पहुंच गई थी। उन आत्माओं का खूनी पंजा उन दोस्तों को मौत के मुंह धकेलने ही वाला था कि अचानक ही पूरे बिरयान जंगल में एकदम से तेज कोलाहल होने लगा। चारों दोस्त भी बड़े कोलाहल सुनकर चौंक उठे। अचानक ही बहुत बारी घंटे की ध्वनि सुनाई दी और कुछ ही पलों में शशांक के नाना जी वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में एक भारी भरकम चांदी का गोलाकार घंटा था, जिसके बजने से होने वाली ध्वनि सुनते ही तीनों आत्माएं डर से पीछे हटने लगी।
आत्माओं के गले से अजीबो गरीब गुर्राहट निकलने लगी। पर नाना जी बिना डरे सहमे उस चांदी के घंटे को बजाए चले जा रहे थे और लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। नाना जी के पीछे कई गांव वाले मशाल लिए चले आ रहे थे। जैसे ही नाना जी उन आत्माओं के बिल्कुल ठीक सामने आए, उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए घंटे को 5 बार एक साथ जोर से बजाया। तीनों आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई हवा में गायब हो गई। नाना जी उन आत्माओं के गायब होते ही चिल्लाते हुए बोले, शशांक, जल्दी से अपने दोस्तों के पास हमारे पास चले आओ। इस घंटे की ध्वनि उन आत्माओं को सिर्फ कुछ देर तक रोक सकती है। शशांक और तीनों दोस्त जल्दी से गिरते पड़ते उठते लपकते नाना जी के पीछे आ गए। तभी देवजीत ने रोते हुए कहा, पर पर शेखर, शेखर नाना जी। नाना जी ने भी जमीन पर पड़े शेखर और हरिया की डेड बॉडी देख ली। वो अंदर तक हिल गए थे। पर इस मुश्किल परिस्थिति को देखते हुए समझते हुए उन्होंने जल्दी से अपने आप को संभाला और जोर से बोले, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। शेखर और हरिया को अब हम वापस नहीं ला सकते, पर यदि अब हमने थोड़ी सी भी देर की तो इन सब के साथ हम सब भी मारे जाएंगे। तभी अचानक शेखर और हरिया की लाश हवा में गायब हो गई। ये देखते ही नाना जी के साथ आए लोगों ने अपने हाथों में थामी हुई मशाल को ऊंचा लहराते हुए गोल घेरा बना लिया। फिर सारे दोस्त और नाना जी उस गोल घेरे के बीच चले आए। तभी नाना जी लगातार चांदी का घंटा बजाते चले जा रहे थे। सब तेज तेज कदमों को बढ़ाते हुए नाना जी के गांव की तरफ चल पड़े। जब सब वापस अपने गांव पहुंच गए तो सारे लोग हवेली के बड़े से आंगन में अपनी अपनी मशाल थामे हुए बैठ गए। नाना ने अपने साथ चारों दोस्तों को नीचे बैठाया और फिर गंभीर स्वर में कहा, शशांक, तूने आज ना समझी वाला काम कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसे तो क्या कहूं। इसने अपने नादानी की वजह से अपने एक दोस्त को खो दिया और साथ ही अपने और अपने बाकी दोस्तों की जान को भी संकट में ला दिया था। वो तो कुछ देर पहले जब तुम वापस नहीं लौटे तो मैं खुद उन्हें ढूंढने निकला। अब आम के बगीचे में तो तुम सब नहीं थे। तभी मुझे शक हुआ कभी तुम तिमारपुर की तरफ तो नहीं चले गए। बस मैं फौरन गांव वालों को मैंने इकट्ठा किया और फिर हवेली से पूजा घर में रखा हुआ प्राचीन घंटा साथ लिया, जो मेरे दादाजी को ये हवेली खरीदते समय पुराने रियासतदार ने दिया था, और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा था, अगर कोई जंगल के पार उस पार गलती से भी चला जाए और वापिस ना आए और आत्माएं उस पर हमला कर दे तो ये चांदी का घंटा ही एकमात्र उपाय है। ये उन आत्माओं को मार नहीं सकता, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, पर उन्हें भगा जरूर सकता है। दादाजी के जमाने के इस घंटे को आज तक बजाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर उन्होंने कहा, आज मेरे नाती ने बेवकूफ़ी करके उन आत्माओं के जाल में फंसा लिया, जिस कारण आज मुझे इस घंटे का इस्तेमाल करना पड़ा। आज अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ना जाने क्या गजब हो जाता। देवजीत ने भी कांपते हुए कहा, पर नाना जी, हरिया कब कैसे उन आत्माओं का शिकार हो गया? नाना जी ने दुखी होकर कहा, लगता है हरिया रात को जरूर हवेली के बाहर चला गया होगा और फिर भटकते हुए साय ने अपने जाल में उसे फंसाकर जंगल में पहुंचा दिया और उसका काम तमाम कर दिया। क्योंकि यह हवेली तो दादाजी ने पूरी तरह से मंत्र सिद्ध करवाई थी। यहाँ पर कोई आत्मा आ भी गई तो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी जो भी मारक शक्ति है वो इस हवेली के भीतर खत्म हो जाती है। देवजीत ने धीरे से कहा, ओ, इसलिए कल रात मुझे यहाँ ऊपर अपने कमरे में एक साया नजर आया था जो पहले कंपाउंड में दिख रहा था। नाना जी ने गंभीर स्वर में समझाया, तिमरा और उस राजकुमार की आत्मा ने तिमारपुर में आने वाले हर शख्स को खत्म करने की मानो कसम खाई हुई है। मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं शशांक अपने दोस्तों को कभी उस मौत की नगरी में नहीं जाने देता। शशांक फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, मैं मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मेरा दोस्त शेखर नाना जी, वो भी मारा गया। तभी नाना जी बोल उठे, आप पछताने का क्या फायदा बेटा। अब तो बस एक काम करो, जैसे ही कल सुबह सूरज निकलेगा तुम सब फौरन यहाँ से निकलकर बस पकड़कर वापस अपने शहर की ओर रवाना हो जाना। अब एक रात भी यहाँ रुकने से तुम पर मुसीबत आ सकती है। अब जब तक सुबह होती तब तक सारे गांव वाले एकदम सीधे बैठे रहे उस आंगन में मशाल लिए हुए।
जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, चारों दोस्त भारी मन से अपना बैग उठाकर वहां से चल पड़े अपने शहर के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या देवजीत और उसके दोस्त सुरक्षित पहुंच पाएंगे अपने शहर? क्या तिमरा उन्हें छोड़ेगी? इसको हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।